रोड के किनारे एक महिला चाय की दुकान चला रही थी। तभी वहां से एसपी साहब अपनी गाड़ी से निकल रहे थे। अब जैसे एसपी साहब की नज़र उस महिला पर पड़ती है जो रोड किनारे चाय की दुकान चला रही थी, तो एसपी साहब सड़क के दूसरी साइड में अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस महिला की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर जब एसपी साहब उस महिला की तरफ देखते हैं तो वह महिला भी एसपी साहब को देख लेती है और उनकी तरफ देखने लगती हैं। तभी जो एसपी साहब होते हैं उस महिला को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इधर जो वह महिला होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। एसपी साहब ऐसा करके वहां से मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं और वह महिला अपनी चाय की दुकान पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कौन थी वह महिला और क्या कनेक्शन था उसका एसपी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक अच्छे से कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है प्रदीप। प्रदीप के पिता एक सरकारी कार्यालय में चपरासी हैं और वे चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बने ताकि उनका नाम चारों तरफ रोशन हो सके कि एक चपरासी का बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया। उसके पिता उसे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उसके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। इधर जो प्रदीप का कॉलेज है, जिस कॉलेज के अंदर वो पढ़ा करता है, उसी के क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है रेखा। रेखा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और प्रदीप मन ही मन उसे पसंद किया करता है। एक दिन मौका देखकर प्रदीप रेखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है तो रेखा भी उसके प्यार के इजहार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार किया करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार किया करती हूँ। प्रदीप रेखा से सच्चा प्यार करने लगता है और इसी वजह से वह रेखा से शादी के लिए पूछने लगता है। लेकिन जो रेखा होती है वो प्रदीप से अभी शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि अभी शादी नहीं करेंगे, पहले हमारी इस कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट हो जाने दो और उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। रेखा की इस बात को सुनकर प्रदीप इस बात के लिए एग्री होता है और कहता है कि ठीक है रेखा, अगर ऐसी बात है तो पहले हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही शादी करेंगे। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज में प्यार भरे पल बिताने लगते हैं और कॉलेज के अंदर ज्यादातर लड़कों लड़कियों को यह बात पता चल गई थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। इतने दिनों में प्रदीप ने रेखा के घर परिवार के बारे में अच्छी तरह से पता कर लिया था, क्योंकि कभी कभी प्रदीप रेखा को छोड़ने के लिए घर भी चला जाया करता और जब रेखा के पिता रेखा से प्रदीप के बारे में पूछा करते तो वह बोल दिया करती कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते हैं। शहर का मामला था तो रेखा के पिता ज्यादा इस बात पर गौर नहीं करते हैं और इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो जो प्रदीप होता है वह रेखा को सरप्राइज देना चाहता है और सरप्राइज देने के लिए वह एक दिन रेखा के माता पिता को एक जगह पर अपने आप से मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि रेखा को इस बात के बारे में खबर ना चल जाए, उसके लिए एक सरप्राइज है और इसी वजह से मैं आपको अपने पास बुला रहा हूं। इसके बाद रेखा के माता पिता प्रदीप की बताई गई जगह पर आ जाते हैं और वहां पर उससे बातें करने लगते हैं। वो एक कॉफी शॉप था और वहीं पर प्रदीप उनके साथ बैठ जाता है और प्रदीप ने अपने माता पिता को भी वहीं पर बुला लिया था। वहां पर दोनों के माता पिता को वो इकट्ठा कर लेता है और इसके बाद सभी लोगों के सामने इस बात को बता देता है कि प्रदीप और रेखा दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब यह बात सुनकर रेखा के माँ बाप एकदम से हैरान तो होते हैं, लेकिन जब प्रदीप उन्हें बताता है कि इतने दिनों से हमारा प्यार चल रहा है तो उन लोगों को यह बात महसूस हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी इस लड़के से प्यार किया करती है, क्योंकि उसी समय से जिस समय के बारे में प्रदीप ने बताया था वो रेखा का बेस्ट फ्रेंड था और इसी वजह से उन लोगों को भी विश्वास हो जाता है। अब रेखा के पिता प्रदीप के पिता से उस शादी के बारे में बात करते हैं और बच्चे की जमीन जायदाद के बारे में पूछते हैं तो प्रदीप का पिता बता देता है कि इसके पास ठीक ठाक जमीन जायदाद है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। शहर के अंदर यहाँ पर भी अपना मकान है और जहां से वो पीछे से बिलोंग किया करते हैं वहां पर उनकी खेती बाड़ी के लिए जमीन भी पड़ी हुई है। तो रेखा के पिता को ये रिश्ता अच्छा लगता है और वह शादी के लिए हामी भर लेता है और कहता है कि बेटा जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, हम चुपचाप से तुम्हारी शादी तय करा देंगे और बेटी को जब भी पता चलेगा जब उसकी शादी का दिन नजदीक आ जाएगा। इसके बाद सब कुछ प्लान के तहत हो जाता है और प्रदीप और रेखा की शादी दोनों घर वाले मिलकर तय कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकाल दिया जाता है। अब जैसे ही मुहूर्त निकलता है तो जब शादी के रीति रिवाज होने स्टार्ट होते हैं उसी दौरान अचानक से रेखा को यह बात पता चलती है कि उसकी शादी होने वाली है। जैसे उसे यह बात पता चलती है कि उसके घर वाले उसकी किसी से शादी करा रहे हैं तो वह अपने माता पिता से पूछने लगती है कि माँ बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो और आप किससे मेरी शादी करा रहे हो। तो उसके माता पिता उसे पूरी बात बता देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो बेटी, जिससे तुम प्यार किया करती हो उसी से तुम्हारी शादी होने वाली है। प्रदीप ने यह सब कुछ हमें करने के लिए कहा था और उसने कहा था कि रेखा के लिए सब कुछ सरप्राइज होना चाहिए। इस बात को सुनकर रेखा के एकदम से होश उड़ जाते हैं और वह बहुत कुछ अपने दिमाग में सोचने लगती
लगती है। इसके बाद जो रेखा के पिता होते हैं वो प्रदीप को फोन कर देते हैं और फोन करने के बाद उसे बता देते हैं। अब जैसे प्रदीप को पता चला है कि रेखा को ये बात पता चल गई है तो वह वहां से फोन करता और फोन करने के बाद कहने लगता है कि रेखा कैसा लगा मेरा सरप्राइज। अब इस बात को सुनकर रेखा सरप्राइज तो हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ अलग अलग बातें चल रही थी। तो वह बात को संभालती और कहती है कि बहुत अच्छा लगा प्रदीप, अगर तुम यही बात मुझे बता देते तो इसमें क्या परेशानी होती। तो प्रदीप कहता है कि बताना है क्या, तुमने कहा था कि पढ़ाई लिखाई को कर लेते हैं और उसके बाद ही शादी करेंगे। तो मैंने सोचा कि जब हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते हैं और काफी दिनों से हम दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं, तो क्यों ना अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद रेखा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और फोन को काट देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। प्रदीप अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वहीं जो रेखा है उसी दिन से गुमसुम सी रहा करती है। अब जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन प्रदीप बारात लेकर रेखा के घर पर आ जाता है। घर के अंदर जितने भी रिश्तेदार आए हुए सभी इस शादी के माहौल में खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ हंस बतिया रहे हैं। लेकिन तभी जैसे ही पंडित जी लड़की को बुलाने के लिए कहता है, उसी दौरान जब लड़की को कमरे के अंदर जाकर देखा जाता है तो लड़की कमरे के अंदर से गायब होती है। अब यह बात देखकर बाराती और घराती दोनों ही बड़े परेशान हो जाते हैं और लड़की को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इसके बाद रेखा के पिता प्रदीप के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या रेखा से तुम्हारी कोई लड़ाई हो गई थी। तो वो कहता है कि नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से न जाने ऐसा क्या हुआ जो वो यहाँ से चली गई है। इस बात को सुनकर रेखा के पिता काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वह सोचने लगते हैं कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है कि शादी के टाइम पर उसे कोई घर से उठाकर ले गया हो। इसी बात को सोचकर वह पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसी शादी के अंदर रेखा की एक सहेली आई हुई थी, वह एकदम से आगे आती है और आगे आने के बाद उन लोगों को बताने लगती है। कहती है कि अंकल आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, दरअसल रेखा को यह शादी मंजूर नहीं थी, इसी वजह से वह घर छोड़कर भाग गई है। अब इस बात को सुनते ही प्रदीप के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वहां पर जो रेखा के माता पिता होते हैं उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रेखा ने कभी भी ये बात उन लोगों को महसूस नहीं होने दी थी जो कुछ आज उसकी सहेली शादी के अंदर बता रही है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि बेटी तुमसे कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, रेखा और प्रदीप दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और इसी वजह से इन लोगों ने शादी करने का तय किया था। लेकिन तभी जो रेखा की सहेली प्रदीप को बताती है, उस बात को सुनने के बाद सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर ऐसी कोई बात थी तो रेखा को बता देनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेखा की सहेली ने उन लोगों को बताया था कि रेखा एक पुलिस वाले से प्यार किया करती है और उसी के साथ घूमा फिरा करती है। प्रदीप के साथ वो काफी जनों से रह रही थी, लेकिन रहते रहते इसके साथ वो बोर हो गई थी और अब इसे छुटकारा देना चाहती थी। उस पुलिस वाले के पास ढेर सारे रुपए हैं और रेखा उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है और कुछ दिनों में रेखा प्रदीप को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने उसे सरप्राइज दे दिया। इस बात को सुनकर सभी लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और जो प्रदीप होता है वो अंदर ही अंदर एकदम से टूट जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो रेखा के माता पिता है वो प्रदीप के फेवर में बोलते हैं, कहते हैं कि बेटा जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, हमारी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को कहकर रेखा के पिता हाथ जोड़कर प्रदीप के सामने माफी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी जो प्रदीप होता है वह रेखा के पिता के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं बाबूजी ऐसा मत करो, आपकी इसमें क्या गलती है, इसमें सारी गलती रेखा की है, तो आप इस चीज पर माफी क्यों मांग रहे हो। इधर जो रेखा की माँ है उसका भी रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि आज उसकी बेटी ने जाने अनजाने में अपने पिता की इज्जत उछाल दी है 4 लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सभी लोग जानने पहचानने वाले थे और ज्यादातर सभी को पता था कि एक लव मैरिज हो रही है। लेकिन आज उनकी बेटी एक एक साथ 2-2 लड़कों के साथ बात कर रही थी और यह बात सभी लोगों के सामने आ गई थी। इसके बाद जो प्रदीप होता है अपनी बारात को लेकर वापस चला जाता है और इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है। प्रदीप के माता पिता और उसके घर वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आगे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। लेकिन प्रदीप चाहकर भी इस गम से नहीं निकल पाता, क्योंकि प्रदीप ने रेखा से सच्चा प्यार किया था, वहीं रेखा ने केवल उसका फायदा उठाया था। इसके बाद जो प्रदीप होता है काफी दिनों तक इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर मैंने इस टाइम पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया तो उसके बाद ये मेरी जिंदगी का मजाक बनाया करेगी और इसे बिल्कुल ये लगेगा कि अच्छा किया मैंने उसे छोड़ दिया। तो इसी बात को सोचकर जो प्रदीप होता है वह अपनी आगे की पढ़ाई करने का ठानता है और पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, ताकि वह रेखा को दिखा सके कि उसने प्रदीप को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बात को सोचकर वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और दिन रात एक करके
के पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगता है। लगभग 2 साल तक वह लगातार मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वह एक एसपी बन जाता है। अब जैसे वो एसपी बनता है तो उसके माता पिता इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और चारों तरफ इस बात के लिए मिठाइयां बंटवाते हैं। यह खबर उड़ते उड़ते रेखा के माता पिता को भी पता चल जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल जब से रेखा उस शादी के मंडप से भागी थी, उसके बाद से रेखा के माता पिता ने उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखा है। एक बार रेखा ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि बेटी, तूने हमारी इज्जत को तार तार कर दिया है, तो तू हमसे कोई भी ताल्लुकात मत रख। हमारी तरफ से तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने हमारी इज्जत को दाग लगाया था और उस मंडप से भाग गई थी। इसके बाद रेखा के पिता भी प्रदीप के पिता के पास आते हैं और उन्हें बधाई देने लगते हैं। प्रदीप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। अब जहां पर प्रदीप की पोस्टिंग हुई थी वहां पर प्रदीप मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है और सभी लोगों के साथ न्याय किया करता है। एक दिन अचानक से जब वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति उसके पास एक शिकायत लेकर आता है। प्रदीप उस व्यक्ति से बात करता है और उससे पूछने लगता है कि जी कहिए आपको क्या समस्या है। तो वह व्यक्ति प्रदीप के सामने हाथ जोड़ लेता है और रो रो कर उन्हें अपनी कहानी बयां करने लगता है। कहता है कि साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, मैं मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा हूं। एक दिन हमारे पड़ोस के व्यक्तियों से हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के दौरान वो लोग पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। लेकिन जिस टाइम पर ये झगड़ा हुआ था, मेरे दोनों बच्चे कॉलेज पढ़ने के लिए गए हुए थे और मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी लगाना चाहता हूं। तो उन लोगों ने मेरे बच्चों का नाम भी इस केस में लिखवा दिया है और जब दरोगा साहब से मैं उन लोगों को इस केस से निकलवाने के लिए कहता हूं तो वो हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे भी करके 20,000 रुपए का इंतजाम करो, उसके बाद ही तुम्हारे बच्चों को इस केस से निकाला जाएगा। मैंने उनसे कहा था कि कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि अगर बच्चों को इस केस से निकालना है तो आपको 20,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने एक दोस्त के पास मदद लेने के लिए जाता हूं और उन्होंने ही मुझे आपके पास आने की राय दी है और कहा है कि आप एसपी साहब के पास जाओ और वो आपकी इस चीज में मदद कर सकते हैं। इसके बाद एसपी साहब इस बात को सुनते ही एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि वह ईमानदारी से जीवन जिया करते थे और उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी का पाठ ही पढ़ाया था। तो वह कहने लगते हैं कि आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको इस काम में मेरा साथ देना होगा और जब आप मेरा साथ दोगे तो उसके बाद उस दरोगा को मैं अच्छा मजा चखा सकता हूं। तो इसके बाद वह मजदूर व्यक्ति कहने लगता है कि हाँ साहब, बताइए हमें क्या करना होगा। तो एसपी साहब उस मजदूर व्यक्ति से थोड़ी देर बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं और अपने ऑफिस के अंदर से किसी व्यक्ति को फोन मिलाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक व्यक्ति उनके पास एक लिफाफा लेकर आ जाता है और उस लिफाफे को एसपी साहब को देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एसपी साहब उस मजदूर को बाहर से अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लो, इस लिफाफे के अंदर 20,000 रुपए हैं और इन्हें जाकर उस दरोगा को दे दो और जैसे ही तुम ये लिफाफा उसे पकड़ाओ तो हमें बता देना कि उसे लिफाफा दे दिया है। इसके बाद एसपी साहब ने अपना नंबर उसके फोन में सेव कर दिया था और उसे उस लिफाफे को देकर भेज दिया था। अब मजदूर व्यक्ति के पास दरोगा का नंबर भी था तो वह अपने बेटे से दरोगा को फोन मिलवाता है और फोन मिलवाने के बाद कह देता है कि साहब, पैसों का इंतजाम हो गया है, बताइए आपको कहां पर और कब पैसे देने हैं। तो जो दरोगा होता है उसे मार्केट के बीच की एक जगह बताता है और कहता है कि वहां पर आ जाओ, वहीं पर मैं तुमसे पैसे ले लूंगा। दरोगा वहां पर आ जाता है। इधर वह मजदूर व्यक्ति भी वहां पर चला गया था। तो मजदूर व्यक्ति उस लिफाफे को उसे देता है और कहता है कि साहब, अब तो मेरे बच्चों का नाम निकल जाएगा ना। तो दरोगा हंसते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों का नाम निकल जाएगा। इसके बाद जैसे वो उस लिफाफे को देकर वहां से वापस जाता है तो फौरन एसपी साहब के पास फोन मिला देता है और उन्हें बता देता है कि लिफाफा मैंने दे दिया है और दरोगा ने उसे अपने पास रख लिया है। अब दरोगा साहब वहां से निकले भी नहीं थे, इतनी ही देर में एंटी करप्शन वालों की टीम वहां पर आ जाती है और एकदम से उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में एसपी साहब भी वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आकर भरे बाजार में उस दरोगा को फटकार लगाने लगते हैं। अब दरोगा जब देखता है कि उसका भेद खुल गया है तो वह हाथ जोड़ जोड़ कर उन लोगों से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस केस से मुझे निकाल दो और मुझे इस चीज में मत फंसाओ। लेकिन जो एसपी साहब होते हैं वो ईमानदार होते हैं और साथ में जो एंटी करप्शन वाले होते हैं वो भी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते हैं। इसके बाद एंटी करप्शन वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन एसपी साहब के दिमाग में ये बात घूमने लगी थी कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। तो एसपी साहब उसकी तहकीकात करने लगते हैं और तहकीकात के दौरान उन्हें एक और बात पता चलती है। दरअसल जो ये दरोगा था ये वही दरोगा था जिस दरोगा से उसकी प्रेमिका ने भागकर शादी की थी और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। उसकी प्रेमिका को 2 बच्चे भी हो चुके हैं और उसकी बेईमानी के पैसों पर वो जिंदगी ऐसो आराम से बिता रही है, देश विदेशों का दौरा किया करती और यहाँ पर भी बड़ी बड़ी
गाड़ियों में बड़े बड़े बंगलों में घूमा करती है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उसके केस को और भी पक्का करते हैं और अच्छी तरह से इस केस की तहकीकात करते हैं। जब ज़्यादा इस केस की तहकीकात की जाती है तो वो दरोगा बहुत ही ज़्यादा घूसखोर था और घूसखोरी के पैसे उसके घर में भी जगह जगह छुपाए हुए मिलते हैं। इसके बाद उस दरोगा को फौरन से ड्यूटी से हटा दिया जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जब यह बात रेखा को पता चलती है कि उसके पति की ड्यूटी भी हट गई है और जितना भी सारा कुछ उसके पास था, उसके पति ने कमा कर रख रखा था, वो सारा कुछ जब्त कर लिया गया है, तो रेखा को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह अपने पति को छुड़ाने के लिए एसपी साहब के पास जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो एसपी साहब के ऑफिस में घुसती है और सामने बैठे हुए प्रदीप को देखती है तो एकदम से भौचक्की सी रह जाती है। तो रेखा कहने लगती है कि प्रदीप, तुम्हारी गुनहगार मैं हूं, लेकिन इसकी सजा तुम मेरे बच्चों को और मेरे पति को क्यों दे रहे हो? तो प्रदीप कहने लगता है कि रेखा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा हूं। दरअसल तुम्हारे पति के खिलाफ कंप्लेंट आई थी और उसी कंप्लेंट के आधार पर जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारा पति काफी दिनों से रिश्वत ले रहा है और इसी वजह से अब इसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब यह बात सुनकर रेखा उससे फिर से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन प्रदीप उससे मना कर देता है। कहता है कि रेखा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तुम यहां से चली जाओ तो ही अच्छा होगा। रेखा वहां से चली जाती है और प्रदीप अपने पिता के पास फोन करके उन्हें इन सारी बातों के बारे में बताने लगता है। तो उसके पिता उस पर गर्व महसूस करते हैं और सोचने लगते हैं कि जो लड़की उसे धोखा देकर भागी थी, आज वो लड़की उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी है और अपने पति की रिहाई की गुहार लगाने लगी है। तो वो कहते हैं कि शाबाश बेटा, तूने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया और इसी तरह से मेरा नाम रोशन करता रहे। अब प्रदीप इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हाँ पिताजी, जाने अनजाने में मैंने अपना बदला तो ले ही लिया। इसके बाद प्रदीप के पिता उससे शादी के लिए कहने लगते हैं तो प्रदीप भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि पिताजी, पिछली बार मैंने अपनी मर्जी से लड़की ढूंढी थी, लेकिन इस बार आप मेरे लिए लड़की ढूंढ दो और उसी से मैं शादी कर लूंगा। इसके बाद प्रदीप के पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से प्रदीप खुशी खुशी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो अपना घर बसाने लगता है और धीरे धीरे इन बातों को 8 से 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद एक दिन एसपी साहब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और तभी रोड किनारे एक चाय की दुकान पर उन्हें रेखा चाय बनाती हुई प्रतीत होती है और इसके बाद एसपी साहब गाड़ी रोककर उसे देखने लगते हैं। जब वह रेखा को देखते हैं तो रेखा की नजर भी एसपी साहब पर पड़ जाती है, लेकिन रेखा एसपी साहब से कुछ कह नहीं पाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर एसपी साहब रेखा की इस हालत को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और अपने काम धंधे को इसी तरह से करते रहते हैं। दरअसल रेखा का पति जब से जेल गया है उसके बाद से रेखा अपने बच्चों की भरण पोषण करने के लिए इस तरह के छोटे मोटे काम किया करती है ताकि वह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके और उनके जीवन को सही राह पर ला सके। उसने अपने घर वालों के पास जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन रेखा के पिता ने उसे साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि तू हमारे लिए उसी दिन मर गई थी और यहाँ पर आने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।